हेलो स्टूडेंट्स, डेट 22 जनवरी 2025 में करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या जितने भी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, हम उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएसए के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शन से ए जेडी वेंस, बी तरुण दास, सी निकोलस मादुरो या डी जोसेफ ओन। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, जेडी वेंस। हम सभी को मालूम है कि यूएसए के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति की शपथ ली। डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ यूएसए के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति की शपथ ली। डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ अमेरिका के 50वें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को नियुक्त किया गया। जेडी वेंस अमेरिका के अब तक सबसे युवा उपराष्ट्रपति हैं, यानी कि जेडी वेंस की उम्र मात्र 40 वर्ष है और 40 वर्ष उम्र के साथ जेडी वेंस अमेरिका के सबसे युवा उपराष्ट्रपति बने। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति की शपथ लेते ही बहुत सारे फैसले लिए, यानी कि शपथ के दौरान ही उन्होंने काफी सारे फैसलों को क्लियर कर दिया। जैसे नॉर्थ अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट डेनाली का नाम बदलकर दोबारा से माउंट मैकिनले किया जाएगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने माउंट मैकिनले का नाम बदलकर माउंट डेनाली रखा था और अब डोनाल्ड ट्रंप ने माउंट डेनाली का नाम वापस से बदलकर माउंट मैकिनले करने का फैसला लिया है। मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी किया जाएगा। इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि WHO एक नकारा संस्था है और कहते हुए WHO संस्था से हटने का भी फैसला लिया। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका में आधिकारिक तौर पर केवल 2 ही लिंग हैं, स्त्रीलिंग व पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स की बिलियनर्स सूची 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला? ऑप्शन से ए मार्क जुकरबर्ग, बी जेफ बेजोस, सी एलन मस्क या डी लैरी एलिसन। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, एलन मस्क। एलन मस्क जो है अभी तक के सबसे रिच पर्सन है, यानी कि जो 2025 में फोर्ब्स की बिलियनर्स रिपोर्ट आई है इसके हिसाब से भी एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। एलन मस्क 434 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ फोर्ब्स की बिलियनर सूची में पहला स्थान प्राप्त किया है। एलन मस्क की संपत्ति में एकदम से इतना उछाल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बनने के बाद देखा गया है। एलन मस्क पहले भी सबसे अमीर व्यक्तियों की श्रेणी में थे, परंतु एकदम से 434 बिलियन डॉलर की संपत्ति डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद हुई है। एलन मस्क इतिहास के सबसे ज्यादा संपत्ति वाले व्यक्ति बने, यानी कि अभी तक के इतिहास में एलन मस्क सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में है। एलन मस्क स्पेस एक्स कंपनी के मालिक हैं, टेस्ला के मालिक हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च करती है, यानी कि इलेक्ट्रिक कार्स को। व एक्स जिसका पहला नाम ट्विटर था, ट्विटर के भी कंपनी के मालिक एलन मस्क हैं। एलन मस्क के बाद जो दूसरा स्थान आया है वह अमेज़न के कंपनी के मालिक जेफ बेजोस हैं, यानी कि एलन मस्क के बाद जेफ बेजोस दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तीसरे स्थान पर मार्क जुकरबर्ग आया है जो कि मेटा के मालिक हैं। मेटा में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि चीजें जो आती हैं, इन सभी
यह सभी चीजें मेटा द्वारा चलती हैं और मेटा के मालिक मार्क जकरबर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड ने पहली बार किसे जोखिम वाली जगहों की सूची में शामिल किया? ऑप्शन से ए शुक्र, बी मंगल, सी शनि या डी चंद्रमा। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, चंद्रमा। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी उपग्रह को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड ने जोखिम वाली जगहों में शामिल किया है, यानी कि अभी तक केवल वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स जोखिम वाली जगहों की सूची में केवल स्थानों, इमारतों आदि को शामिल करता था, परंतु पहली बार उपग्रह पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा को जोखिम वाली जगहों में शामिल करा है। संकटग्रस्त जगह की सूची को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड ने जारी किया है। इस सूची में उन जगहों को शामिल किया जाता है जिन जगहों का मनुष्य अंधाधुंध, लापरवाही व सुरक्षा की परवाह न करते हुए स्थानों को जोखिम में डालता है। संकटग्रस्त सूची में पहली बार चंद्रमा को शामिल किया गया है। चंद्रमा पर भेजे जाने वाले अंधाधुंध अंतरिक्ष मिशन के कारण चंद्रमा को संकटग्रस्त सूची में शामिल किया गया है, क्योंकि चंद्रमा पर अब हर देश अपना कोई ना कोई अंतरिक्ष मिशन भेजता ही रहता है, जिसके कारण स्पेस में बहुत ज्यादा कचरा फैल चुका है और उसी कचरे की वजह से चंद्रमा भी अब संकट में आ सकता है। इसी वजह से चंद्रमा को संकटग्रस्त सूची में शामिल किया गया है। गाजा पट्टी को भी संकटग्रस्त सूची में शामिल किया गया है। गाजा पट्टी को संकटग्रस्त सूची में शामिल इसलिए किया गया है क्योंकि इजराइल और हमास के बीच में हो रहे युद्ध के कारण गाजा पट्टी की ज्यादातर जो आबादी है उसे परेशानी उठानी पड़ी है। बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई और वहां की इमारतें भी ध्वस्त हो गईं। और जो तीसरा स्थान आया है वह यूक्रेन की राजधानी कीव का है, क्योंकि यूक्रेन की राजधानी कीव में 60% से ज्यादा इमारतें ध्वस्त हो चुकी हैं, जिसके कारण वहां की इमारतों को भी संकटग्रस्त सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक स्तर पर भारत को कॉफी उत्पादन में कौन सा स्थान मिला? ऑप्शन है ए 6वां, बी 7वां, सी 8वां या डी 9वां। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, 7वां। यानी कि भारत पूरे विश्व में कॉफी उत्पादन में 7वें नंबर पर सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादित करता है। पूरे विश्व में जो पहले स्थान पर है वह ब्राजील देश है, यानी कि ब्राजील पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन करता है। भारत में भी सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कर्नाटक राज्य करता है। वैश्विक स्तर पर भारत कॉफी उत्पादन में 7वें स्थान पर है। भारत में कर्नाटक राज्य सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत में कॉफी का पौधा, पहला पौधा कर्नाटक में स्थित बाबा बुदा पहाड़ी पर लाया गया, यानी कि कॉफी भारत का यह स्वदेशी पौधा नहीं है। जिस तरीके से पुर्तगाल आलू को भारत में लाए थे, इसी प्रकार कॉफी का पौधा भी कर्नाटक में लाया गया, जो कि पहला पौधा बाबा बुदा पहाड़ी पर लगाया गया। कर्नाटक में 2 किस्म की कॉफी बहुत ज्यादा उत्पादित होती है। पहली कॉफी अरेबिका है और दूसरी कॉफी रोबस्टा है। ब्राजील पूरे विश्व में कॉफी उत्पादन में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादित करने वाला देश है। ब्राजील का एक बंदरगाह है जिसका नाम सेंटोस बंदरगाह है। सेंटोस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह भी कहते हैं, क्योंकि ब्राजील में से कॉफी का सबसे ज्यादा निर्यात सेंटोस बंदरगाह से ही पूरे विश्व में किया जाता है। इसी वजह से सेंटोस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स ब्लॉक का 9वां भागीदार देश कौन बना? ऑप्शन है
ए नाइजीरिया, बी इज़राइल, सी अल्जीरिया या डी युगांडा। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, नाइजीरिया। नाइजीरिया हाल ही में 9वें भागीदार देश के रूप में ब्रिक्स ब्लॉक में शामिल किया गया है। ब्रिक्स ब्लॉक में 9 भागीदार देश शामिल हैं, वहीं ब्रिक्स में जो सदस्य देश हैं वह 10 है। यानी कि ब्रिक्स ब्लॉक के जो 9 भागीदार देश हैं ये अलग हैं, बल्कि ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं वह अलग हैं। ब्रिक्स ब्लॉक में 9 सदस्य देश शामिल हैं, वहीं ब्रिक्स के सदस्य 10 देश शामिल हैं। ब्रिक की शुरुआत जिम ओ'नील ने की। ब्रिक की पहली बैठक 2009 येकिंतबर्ग, रूस में हुई। यानी कि जिम ओ'नील ने ब्रिक की शुरुआत करते हुए यह कहा कि यह अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना शामिल थे। 2009 में ब्रिक की पहली बैठक येकिंतबर्ग, रूस में हुई। वहीं 2010 में साउथ अफ्रीका में ब्रिक की दूसरी बैठक में साउथ अफ्रीका को ब्रिक का सदस्य देश शामिल किया गया, जिस वजह से ब्रिक का नाम बदलकर ब्रिक्स रखा गया। 2024 में ब्रिक्स की बैठक रूस के कजान शहर में हुई, जिसमें ब्रिक्स के अंदर अन्य सदस्य देश भी शामिल किए गए। यानी कि 2024 तक ब्रिक्स में केवल 5 सदस्य देश ही शामिल थे और 2024 से अब ब्रिक्स के अंदर पूरे 10 सदस्य देश शामिल हो गए हैं। 2024 में रूस कजान की बैठक में ईरान, इथोपिया, यूएई और मिस्र को शामिल किया गया व 10वें नंबर का सदस्य देश इंडोनेशिया को शामिल किया गया। यह जो 10 देश हैं यह ब्रिक्स के सदस्य देश हैं व ब्रिक्स के 9वें भागीदार देश के रूप में नाइजीरिया को शामिल किया गया। नाइजीरिया साउथ अफ्रीका का सबसे आबादी वाला देश है और नाइजीरिया को पाम ऑयल के लिए भी सबसे ज्यादा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 72 फीट की देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ? ऑप्शन है ए बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी पुणे या डी कोच्चि। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, बेंगलुरु। बेंगलुरु कर्नाटक में जो है भारत देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा जिसकी ऊंचाई लगभग 72 फीट है, यह स्थापित की गई। भगवान हनुमान की 72 फीट की देश की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण बेंगलुरु में हुआ। बेंगलुरु में भी एक गोंडाराम नामक मंदिर है जो कि बहुत फेमस मंदिर है और इसी मंदिर यानी कि गोंडाराम मंदिर में भगवान हनुमान की इस प्रतिमा का अनावरण किया गया, जो कि 72 फीट की प्रतिमा है। भगवान हनुमान की प्रतिमा 72 फीट की ऊंचाई के साथ साथ लगभग 480 टन के वजन की भी है। यानी कि भगवान हनुमान की प्रतिमा 72 फीट ऊंची व 480 टन वजन की प्रतिमा है। इससे पहले भी जो है हाल ही में स्टैचू ऑफ यूनियन के नाम से जो कि भगवान हनुमान की प्रतिमा है, यह यूएसए के टेक्सास शहर में अनावृत हुई। यानी कि टेक्सास शहर जो कि यूएसए का शहर है, यहाँ पर भगवान हनुमान की प्रतिमा का अनावरण हुआ और इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ यूनियन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एंटिटी लॉकर किसने लॉन्च किया? ऑप्शन है ए वित्त मंत्रालय, बी स्वास्थ्य मंत्रालय, सी ग्रामीण विकास मंत्रालय या डी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने
एंटिटी लॉकर को लॉन्च किया है। कुछ टाइम पहले डिजी लॉकर नामक को भी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया था। डिजी लॉकर का इस्तेमाल हम सभी अपनी मार्कशीट को सेव करने के लिए रखते हैं, यानी कि डिजी लॉकर में सेव की गई मार्कशीट कहीं भी मान्य करती हैं। जिस प्रकार हम डिजी लॉकर का यूज अपनी मार्कशीट को सेव करने के लिए करते हैं, अब इसी प्रकार एंटिटी लॉकर का इस्तेमाल सभी बिजनेस डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए किया जाएगा और यह है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया है। डिजी लॉकर जिसमें हम अपनी मार्कशीट को सेव करके रखते हैं, अब इसी प्रकार बिजनेस डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखने के लिए एंटिटी लॉकर को लॉन्च किया गया है। एंटिटी लॉकर को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया है। एंटिटी लॉकर को लॉन्च करने का उद्देश्य ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना है। जिस प्रकार डिजी लॉकर में सेव की गई मार्कशीट कहीं भी मान्य है, इसी प्रकार एंटिटी लॉकर में भी जितने भी आपके बिजनेस डॉक्यूमेंट सेव कर रखे जाते हैं, यह सभी बिजनेस फील्ड्स में मान्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है ए धनंजय शुक्ला, बी संजीव रंजन, सी अनबरीश केंगे या डी पवन चांडक। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, संजीव रंजन। संजीव रंजन को हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव नियुक्त किया गया है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन संगठन का भारत भी एक सदस्य देश है और इसमें केवल 23 देश ही शामिल हैं। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन को इओरा के नाम से भी जानते हैं, यानी कि EORA की फुल फॉर्म होती है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की स्थापना 1997 में हुई। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन में 23 सदस्य देश शामिल हैं और इसका एक सदस्य देश हमारा भारत भी है, यानी कि इस संगठन का सदस्य देश भारत भी है। हिंद महासागर एसोसिएशन का सचिवालय मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में स्थित है। हाल ही में हिंद महासागर एसोसिएशन का सचिव संजीव रंजन को नियुक्त किया गया है। संजीव रंजन आने वाले 3 वर्ष के लिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के महासचिव के रूप में कार्य करेंगे, यानी कि संजीव रंजन का कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन हैं ए मेघालय, बी मणिपुर, सी आंध्र प्रदेश या डी ओडिशा। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हर वर्ष फ्लेमिंगो फेस्टिवल मनाया जाता है और हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल को आंध्र प्रदेश ने आयोजित किया। फ्लेमिंगो फेस्टिवल एक बर्ड है जिसका नाम फ्लेमिंगो होता है, इसके नाम पर रखा गया है। फ्लेमिंगो बर्ड की खासियत यह होती है कि इसके पैर लंबे और गुलाबी रंग के होते हैं। फ्लेमिंगो पक्षी की चोंच मुड़ी हुई होती है, इसकी एक छोटी पूंछ होती है और बड़े पंख होते हैं। फ्लेमिंगो बर्ड या पक्षी ज्यादातर दलदली भूमि पर ही पाए जाते हैं। फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन आंध्र प्रदेश में हुआ। आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में फ्लेमिंगो फेस्टिवल को धूमधाम से आयोजित किया गया। फ्लेमिंगो एक प्रकार का पक्षी है जिसके लंबे व गुलाबी पैर होते हैं। फ्लेमिंगो की चोंच मुड़ी हुई होती है। फ्लेमिंगो की पूंछ छोटी व पंख बड़े होते हैं और फ्लेमिंगो दलदली भूमि पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? ऑप्शन है ए 18 जनवरी, बी 19 जनवरी, सी 20 जनवरी या डी 21 जनवरी। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, 21 जनवरी। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों ही अपने अलग राज्य बने और 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने अपना स्थापना दिवस मनाया। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 को राज्य बने। इन तीनों ही राज्यों को 1971 के उत्तर पूर्व पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा बनाया गया, यानी कि यह अधिनियम 1971 में आया व 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों एक अलग अलग राज्य बनते हैं। उत्तर पूर्व भारत का अरुणाचल प्रदेश 1987 में राज्य बना, नागालैंड 1963 में राज्य बना, मिजोरम 1987 में राज्य बना व सिक्किम 36वें संविधान संशोधन 1975 में राज्य बना। यह सारे ही हमारे उत्तर पूर्व में आने वाले राज्य हैं और ये सभी राज्य अलग अलग सन में राज्य बनते हैं। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।